नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। सुर्खियों के बाद अब आपको दिखाते हैं दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें जो हमारे रिपोर्टर आपके लिए लेकर आते हैं। तो शुरू करते हैं 15 शहर 15 रिपोर्टर। देश के 16 मजदूरों की दर्दनाक मौत महाराष्ट्र के औरंगाबाद में हो गई, जहां रेल पटरियों पर सो रहे मजदूरों के ऊपर से पार्सल ट्रेन गुजर गई। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में हुए दर्दनाक हादसे ने हर किसी को झकझोर दिया। ट्रेन पकड़ने भुसावल रेलवे स्टेशन जा रहे 2 दर्जन मजदूर रेल ट्रैक पर ही सो गए। सुबह तड़के 5:15 पर ट्रैक पर आ रही मालगाड़ी उन पर चढ़ गई। ट्रेन का चालक इससे पहले को समझ पाता, ट्रेन मजदूरों को कुचलकर आगे बढ़ गई। घटना की सूचना मिलने पर रेलवे के अधिकारी और पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। मृत मजदूरों में सभी मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। करीब 5 घंटों तक मृत मजदूरों की शिनाख्त की कोशिश होती रही, लेकिन लंबी जद्दोजहद के बाद नाम सामने आए। मृत मजदूरों में ज्यादातर उमरिया और शहडोल के रहने वाले बताए जा रहे हैं। वहीं मजदूरों की मौत की खबर सामने आने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर मृतकों को 5 लाख मुआवजे की घोषणा कर दी है। वहीं एक विशेष विमान से टीम भी मध्य प्रदेश के औरंगाबाद के लिए रवाना कर दी गई। लॉकडाउन के इस दौर में अन्य प्रदेशों में फंसे मजदूरों को वापस लाने का काम चल रहा है। इस बीच महाराष्ट्र के औरंगाबाद से सामने आई इस खबर ने हर किसी को झकझोर दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपील की है कि कोई भी मजदूर परेशान ना हो, जबकि प्रशासन हर संभव प्रयास कर रहा है कि उन्हें सकुशल प्रदेश लाया जाए। औरंगाबाद रेल हादसे से शोक में डूबा शहडोल संभाग। शहडोल सहित उमरिया जिले के 5 मजदूरों के भी मरने की खबर। औरंगाबाद के नज़दीक आज हुए रेल हादसे में मौत के शिकार मजदूरों में 5 मजदूर उमरिया जिले के भी बताए गए हैं। ये पांचों मजदूर मानपुर और पाली जनपद के रहने वाले थे। आज जलगांव के नज़दीक किसी आयरन फैक्ट्री में काम करते थे। लॉकडाउन में फंसे होने की वजह से मजदूरों ने पैदल ही घर वापसी का फैसला लिया और आज हादसे के शिकार हो गए। इस घटना से गरीब मजदूर परिवारों पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा है और पीड़ित परिवारों के पास जनप्रतिनिधि, पुलिस और प्रशासन के लोग सांत्वना देने पहुंच रहे हैं। बहरहाल मृतकों के शव अब तक गांव नहीं पहुंच पाए हैं और उम्मीद है कि शाम तक उनके शव वापस पहुंचेंगे। औरंगाबाद में एक बड़ा रेल हादसा हुआ है, बावजूद इसके लोग मानने को तैयार नहीं है। हम इस वक्त राजधानी भोपाल की एक तस्वीर आपको दिखाना चाहते हैं, जहां पटरी पर ही कुछ लोग लेटे हुए हैं। उन्हें यहां आराम फरमा रहे हैं गाना चला के, जबकि ये बेहद व्यस्ततम जो ट्रैक है वो माना जाता है। हम इनसे बात करें। अरे भैया, आप यहाँ क्यों लेटे हुए हैं? आप आराम कर रहे हैं यहाँ पे। ये तो रेलवे ट्रैक है, यहाँ क्यों आराम कर रहे हैं? और कहीं टाइम पास करने के लिए जगह नहीं है ना। तो यहाँ अभी गाड़ी आ जाएगी तो फिर क्या होगा? फिर ये तो बंद पटरी है ना सर। है तो पटरी पे लेटने की क्या जरूरत है आपको? ठीक है सर। आपको कैसे पता कि ये बंद वाली पटरी है कि खुली वाली पटरी है? यहीं पे रहते हैं ना सर। है? यहीं पे रहते हैं। नहीं, रहते तो हैं, लेकिन आपको कैसे पता कि इस पे गाड़ी आएगी ही नहीं? ठीक है सर। चलिए, हम आपसे निवेदन करते हैं, आप यहाँ से उठिए। आप चलिए, ट्रैक पर लेटने की आवश्यकता नहीं। भैया, आप यहाँ पर क्यों लेटे हुए हैं ट्रैक पर? बताइए। ये ट्रैक क्या लेटने की जगह होती है? बताइए। अरे सर, सो गए आप सर। तो सोने से आपको मालूम है, आज एक बड़ा हादसा हो गया औरंगाबाद में। मजदूर पटरी पर सो गए थे, 14 लोग मर गए हैं। आपको मालूम है? देखिए, ये लोग कितनी बड़ी लापरवाही है कि यहाँ पटरी पर सो रहे हैं, बावजूद इसके कह रहे हैं आराम फरमा रहे हैं। इन महोदय से हमने कहा है, अभी उठने के लिए कहा है। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम इनको समझाएं। ये हमको यहाँ से जब हम लोग जा रहे थे उस वक्त ये हमें मिले हैं। इनका कहना यह है कि ये ट्रैक पर गाड़ी नहीं आती है, ट्रेन नहीं आती है। हो सकता है कि इस पर ट्रेन ना भी आए, लेकिन ये बेहद व्यस्ततम दोनों ट्रैक हैं यहाँ पर, और कभी भी कोई भी गाड़ी किसी भी ट्रैक पर आ सकती है। ये रेलवे के अलावा किसी को पता नहीं हो सकता। आप बताइए, अब आप एक बात बोल के जाइए कि आप यहाँ पर अब नहीं लेटेंगे ट्रैक पर। ठीक है, नहीं लेटेंगे आप। और अगर आप किसी को लेटे हुए देखेंगे तो आप उनको रोकेंगे भी? जी, मना रोक देंगे ना, मना करेंगे उनसे कि यहाँ पे नहीं लेटे। ठीक है। ये आपकी जान के लिए भारी हो सकता है। आपको मालूम है कितना बड़ा हादसा हो सकता है? कोई ट्रेन कभी भी आ जाए पटरी पर, उसको आपको कैसे मालूम कि किस ट्रैक पर ट्रेन आएगी, किस पर नहीं आएगी? हाँ जी, आज के बाद मना करेंगे, नहीं लेटने देंगे किसी को भी। ठीक है। तो ये देखिए, हमको 2 मजदूर श्रमिक हम कह सकते हैं, क्योंकि इनका कहना है कि काम करते करते थक गए थे, इसलिए इस ट्रैक पर आ गए। ये इनका कहना है कि इस ट्रैक पर गाड़ियाँ
नहीं आती हैं, लेकिन फिर भी ये देखिए 3 ट्रैक यहाँ पर बने हुए हैं। किस ट्रैक पर कब कौन सी गाड़ी आएगी किसी को पता नहीं होता है, और शायद यही वजह रही कि औरंगाबाद में एक बड़ा हादसा हुआ। हमने अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए इनको यहाँ से हटने के लिए कहा है और इनसे वचन भी लिया है कि ये अब पटरी पर कम से कम आराम नहीं फरमाएंगे। कैमरामैन दीपक के साथ शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। सरकारें चाहे लाख दावा करें मगर मजदूरों का पलायन लगातार जारी है। लोग इस तपती धूप में अपने घर जाने के लिए निकल पड़े हैं और ये लोग अपने घर नहीं दूसरे राज्य जाने के लिए निकले हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ के लिए मजदूर रवाना हुए हैं। और ये यहाँ पर भोपाल के नीलगढ़ में काफ़ी दिनों तक प्रशासन की बाट जो रहे थे कि उन्हें किसी तरह से उनके घरों तक पहुँचा दिया जाए, मगर जब कोई आस नहीं जगी तो यहाँ अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर और सामानों को लाद कर निकल पड़े हैं जंगल के रास्ते, पगडंडी के रास्ते। काम अब 1 महीने ही काम किए तो पैसे भी नहीं है, ऊपर से प्रशासन अपना कुछ खाना पीना कुछ तो व्यवस्था कर ही नहीं रहा था, इसीलिए अब निकल पड़ेगा, जैसे भी हो जाएंगे ही करके। ये छोटा बच्चा देखिए धूप में तप रहा है, इतनी तपती धूप में इसे लेकर कहाँ जाना है सर आप इन बच्चों को लेकर? छत्तीसगढ़ जाना है साहब। तो ये छोटे बच्चे हैं, धूप है और प्रशासन को थोड़ा और इंतजार करें। अरे बोला साहब वहाँ SDM कलेक्टर के पास सभी आधार कार्ड वगैरह पंजीयन सब करवाया, समय दिया 2 दिन रुक जाओ, फिर बोला 2 दिन रुक जाओ, मदद करते हैं, सहयोग करते हैं। हफ्ते भर हो गया ऐसे करते करते हफ्ता 15 दिन हो गए, तब क्या करें? ऐसे में खाने पीने में का भी साधन नहीं है, भूखे मर रहे हैं तो कैसे करें? रखे हैं कुछ चावल वावल रखे हैं, रास्ते में कहीं मिल जाएगा छाया वहाँ तो पानी उनी साधन रहेगा, वहाँ जाके बना लेंगे खा लेंगे। अभी आपने यहाँ नदी का पानी पिया, डैम का जो बह रहा था वो? हाँ जी हाँ पिए। तो पीने का पानी भी नहीं है? पीने का पानी भी नहीं है अपने पास, तो बोतल में भरे हुए थे वो भी खत्म हो गए। इन मासूम बच्चों को और साथ ही और इतना भारी भरकम सामान लाद कर ये निकल चुके हैं उन लंबी दूरी को तय करने के लिए। इन्होंने हौसला नहीं हारा, मगर अब देखते हैं कि क्या प्रशासन इनकी मदद कर पाता, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार अभी तक इन मजदूरों को वहाँ पर बुलाने के लिए किसी तरह की कोई तैयारी नहीं कर पाई है। रुकेंगे नहीं, हम तो जाएंगे ही, भले से साधन कर दे हमारे जाने के लिए वही अच्छा है, लेकिन हम रुकेंगे नहीं। आप लोग अभी यहाँ पर ठहरेंगे या फिर क्या, क्योंकि प्रशासन आपको आगे नहीं जाने देगा और ना छत्तीसगढ़ सरकार आपको बुला रही है, क्या लग रहा है आपको? जी अगर प्रशासन जाने नहीं देगा तो सर रुकना ही पड़ेगा। ये जो तमाम जो मजदूर हैं ये निकल तो पड़े हैं अपने घरों के लिए, अब इनका जो आखिरी पड़ा हुए देखते हैं कहाँ होता है, क्या सरकारी मदद इनकी कुछ और राहत इन्हें पहुँचा पाती है या फिर ये यहाँ पर ही किसी खुले आसमान के नीचे रहने पर बेवश हो पाते हैं। इंदौर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और अभी 1727 पर पहुंच गया है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि यहाँ पर कोरोना सैंपल की जांच है वो धीमी है। 1313 लोगों के सैंपल गुरुवार को लिए गए, उसमें से महज 372 सैंपल्स की ही जांच हो पाई। इंदौर के महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज के मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक इंदौर में 28 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं, जिसके बाद पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1727 पर पहुंच गई है। गुरुवार को जांचे गए कुल 372 सैंपल में से 344 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, वहीं 28 की रिपोर्ट पॉजिटिव निकली है। मेडिकल बुलेटिन में 3 नए मरीजों की मौत की पुष्टि की गई है, जिसके बाद मौत का आंकड़ा 86 पर पहुंच गया है। मरने वाले मरीजों में एक 82 साल के बुजुर्ग जो महू के रहने वाले हैं, उनकी मौत 7 मई को CHRC अस्पताल महू में हुई है। वहीं 2 इंदौर के मरीजों में 63 साल के पुरुष की मौत MTH अस्पताल में और 40 साल के मरीज की मौत NCW अस्पताल में 6 मई को हुई है। CMHO डॉक्टर प्रवीण जड़िया के मुताबिक अब तक जिले में 663 लोग स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं, जबकि वर्तमान में 978 कोरोना पॉजिटिव मरीजों का उपचार अस्पतालों में चल रहा है। वहीं सैंपल जांच की धीमी रफ्तार ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। पिछले 3 दिन में करीब आधे सैंपल की ही जांच हो पाई है। मंगलवार को 734 में से 552 सैंपल की जांच हुई, वहीं बुधवार को भी 1174 में से 556 सैंपल ही जांचे गए। इसी तरह गुरुवार को 1313 सैंपल में से महज 372 सैंपल ही जांचे गए। इंदौर के कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि जांच पेंडिंग ना हो, इसके लिए पेंडिंग सैंपलों को निजी लैब में भेजा जा रहा है, जिससे बैकलॉग खत्म किया जा सके। इंदौर के निजी अस्पताल भी कई तरह की लापरवाहियां बरत रहे हैं। गोकुलदास अस्पताल इसका एकमात्र उदाहरण है। 4 मरीजों की मौत के बाद इस अस्पताल की जांच के आदेश दे दिए गए हैं, साथ ही इसे बंद भी कर दिया गया है।
आज फिर कोरोना के 13 मरीज भोपाल शहर से मिले हैं। शहर के हॉटस्पॉट जोन जहांगीराबाद से 9 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं शहर में मरीजों के डिस्चार्ज होने का सिलसिला भी जारी है, जिसकी वजह से भोपाल का रिकवरी दर अब 57% हो गया है। कोरोना मरीजों के स्वस्थ होकर घर वापस लौटने के मामले में मध्य प्रदेश में भोपाल अव्वल है। भोपाल के चिरायु अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर अजय गोयनका की माने तो अर्ली ऑक्सीजन थेरेपी से सभी मरीजों का इलाज सफल रहा, जिससे भोपाल ने 57% रिकवरी दर हासिल किया है। सफलता की इस कड़ी में अब भोपाल एम्स भी शामिल हो गया है। कोरोना रोगियों पर कुष्ठ रोग की दवा का ट्रायल सप्ताह भर पहले शुरू किया गया था, जिसके परिणाम पॉजिटिव मिले हैं। बेस्ट रिजल्ट के तहत वेंटिलेटर सपोर्ट की स्थिति वाले मरीज आईसीयू से निकलकर अब जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिए गए हैं। एक सप्ताह पहले भोपाल के एम्स में कोरोना के मरीजों पर कुष्ठ रोग की दवा MW का क्लिनिकल ट्रायल शुरू किया गया था। ये ट्रायल उन मरीजों पर किया गया था जो बेहद गंभीर स्थिति में आईसीयू में भर्ती थे। 30 अप्रैल को मरीजों को इस दवा का पहला डोज दिया गया। ये माइक्रोबैक्टीरियम W खतरनाक संक्रमण रोकने के लिए शरीर में प्रतिरोधक क्षमता पैदा करती है। उम्मीद की जा रही थी कि एक बार फिर ये कोरोना संक्रमण रोकने के लिए कारगर सिद्ध होगी और आखिरकार डॉक्टरों की उम्मीद रंग लाई। फलस्वरूप मरीज पूरी तरह खतरे के बाहर हैं और आईसीयू से बाहर निकल चुके हैं। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर सरमन सिंह ने बताया है कि ट्रायल के सफल होने से मरीजों की हालत क्लिनिकली स्थिर हो गई है। जो गंभीर मरीज वेंटिलेटर पर थे उन्हें दवा का डोज दिया गया। MW दवा ने अपना असर दिखाया और सप्ताह भर में 3 डोज लेने के बाद मरीज स्वस्थ हो गए और गंभीर मरीजों की स्थिति ऐसी रही कि उन्हें आईसीयू से जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। अच्छी बात यह रही कि कोई भी साइड इफेक्ट दवा का नजर नहीं आया। भोपाल में हॉटस्पॉट जहांगीराबाद, मंगलवारा और इस्लामपुरा में लगातार कोरोना पॉजिटिव केस मिल रहे हैं। ऐसे में जो क्वारंटाइन सेंटर्स हैं उनकी भी संख्या लगातार बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। इस वक्त हमारे साथ कलेक्टर तरण पिथोड़े हैं। उन्हीं से जानते सर, क्वारंटाइन सेंटर्स की संख्या बढ़ाई जा रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या क्वारंटाइन किया जा रहा है इन 3 हॉटस्पॉट वाले जो क्षेत्र हैं उसमें? सर, हम लोगों का ये प्रयास है क्योंकि ये बहुत डेंस इलाके हैं और वहाँ पे बहुत सारे लोग आसपास रहते हैं तो और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर प्रॉब्लम होती है। तो हम लोगों ने शुरुआत में भी ये प्रयत्न किए थे, जिसके कारण अन्य एरियाज़ में ये कंटेन हुआ है काफ़ी हद तक। लेकिन ये जो 2-3 एरियाज़ हैं जहाँ पे ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, हालांकि मंगलवारा में अभी कंटेन हो गया। मंगलवारा में बहुत सारे केसेस अब नहीं आ रहे हैं। मंगलवारा के जो लोग हैं उनको शिफ्ट भी किया गया है क्वारंटीन सेंटर में। और जहांगीराबाद में चूँकि बहुत डेंसिटी है तो वहाँ पर हम लाइन ब्रेक कर रहे हैं, जिससे कि लोगों का आपस में मिलना ना हो और उसका संक्रमण ना फैल सके। अन्यथा क्या होगा कि परिवार में ही जो लोग रह रहे हैं, एक परिवार में 25-30 लोग हैं और वो मिलते ही हैं, छोटे से एरिया में रहते हैं, तो संक्रमण फैलने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इसके साथ साथ जो NGOs हैं प्लस जो कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो काम करती हैं लोगों के बीच में जाके, उनको भी इसमें इन्वॉल्व किया हुआ है और वो भी अपना लगातार सहयोग दे रहे हैं। कई बार सैंपल करने में हम लोगों को जब दिक्कत होती है तो वहाँ के जो लोकल हैं वो आगे आए हैं, उन्होंने मदद करी है और उसके कारण सैंपलिंग हो पा रही है। जा रही है कि मिंटो हॉल को भी क्वारंटीन सेंटर बनाएंगे या फिर बनाया जा रहा है, ऐसा कुछ है क्या, तैयारी हो चुकी है? वो नगर निगम ने उसको प्रस्तावित किया है, एक जस्ट रखा है। हमारे पास सारी सूची है कि कहाँ कहाँ किया जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि सब जगह किया जाएगा। अभी तो बहुत सारे हमारे जो दूसरे क्वारंटीन सेंटर है वही खाली, इमरजेंसी होने पे उसको उपयोग कर सकते हैं। हमारे साथ भोपाल कलेक्टर तरण पिथोड़े हैं, जिनका यही कहना है कि क्वारंटीन सेंटर्स की संख्या को जरूर बढ़ाया गया है और जिस तरह से हॉट स्पॉट जहांगीराबाद, मंगलवारा और इस्लामपुरा में लगातार कोरोना पॉजिटिव केस सामने आ रहे हैं, तो ऐसे में वहां से ज्यादा संख्या में लोगों को वहां से निकालकर क्वारंटीन सेंटर तक पहुंचाया जा रहा है। हालांकि अगर इमरजेंसी होती है तो मिंटो हॉल को भी क्वारंटीन सेंटर में तब्दील किया जाएगा। हालांकि अभी ये प्रस्ताव है और अगर संख्या बढ़ती है तो फिर मिंटो हॉल को भी क्वारंटीन सेंटर में लोगों को क्वारंटीन कर रखा जाएगा। उज्जैन में आज एक बार फिर कोरोना का कहर देखने को मिला है और कोरोना संक्रमित मरीज एक बार फिर यहां पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ जिस तरह से आज मेडिकल बुलेटिन जारी हुआ उसमें 19 मरीजों का संक्रमित मरीजों का आंकड़ा यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दिया और जो है डॉक्टर और जो नर्सेस स्टाफ है उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ये जो मरीज हैं इनमें से 11 उज्जैन के मरीज हैं और 8 जो है बड़नगर के बताए जा रहे हैं। उज्जैन के साथ साथ जो बड़नगर की बात की जाए तो बड़नगर भी अब हॉटस्पॉट बनता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर भी लगातार जो है मरीज बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही अगर उज्जैन की बात की जाए तो उज्जैन में जो कल कलेक्टर ने एक यहाँ पर बैठक ली थी और उसके बाद
बात की थी कि जो आशा कार्यकर्ता, साथ ही स्वास्थ्य कर्मियों की टीम और कुछ शिक्षकों को भी यहाँ पर ड्यूटी पे लगाया है, ताकि वो अब घर घर जाके सर्वे करेंगे और उन मरीजों को, संक्रमित मरीजों को चिन्हित करेंगे जिनमें इस तरह के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। साफ तौर पे यही कवायद की जा रही है कि जल्द से जल्द जो है संक्रमित मरीजों की पहचान की जा सके और उन्हें उपचार दिया जा सके। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए फिजिकल डिस्टेंसिंग एक बेहद कारगर तरीका है, लेकिन इन दिनों देखा जा रहा है कि देश में जिन जिन इलाकों में लॉकडाउन से थोड़ी राहत दी गई है, वहां पर लोग असुरक्षित तरीके से बाजारों में पहुंच रहे हैं, एक दूसरे के संपर्क में आ रहे हैं, जिससे खतरा बढ़ता जा रहा है। लेकिन बैतूल में जो प्लाईवुड इंडस्ट्री है, एमपी विनियर्स, उन्होंने इसका फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने का नायाब तरीका खोज निकाला है। उन्होंने फिजिकल डिस्टेंसिंग फर्नीचर नाम से एक नई सीरीज शुरू की है, जिसमें इस तरह का फर्नीचर बनाया जा रहा है जिसमें लोग आसानी से दूरी बनाकर बैठ सकें और जिससे कोरोना वायरस के संक्रमण को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। इस खास तरह के फर्नीचर में फिलहाल कई बेंचेस बनाई गई हैं, जिनमें एक बेंच में सिर्फ 2 लोग बैठते हैं और उनके बीच में तकरीबन 4 से 5 फीट का फासला होता है। कंपनी का ये कहना है कि इस तरह के और भी फर्नीचर तैयार करके शहर के कई इलाकों में और जहां से भी डिमांड होगी तो इसका और निर्माण करके दूसरे इलाकों में भी भेजा जाएगा और आने वाले भविष्य में इस तरह का फर्नीचर ही कोविड-19 से लड़ाई में कारगर साबित हो सकता है। सीनियर आईएएस वीरा राणा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी होंगी। राज्य सरकार ने 3 नामों का पैनल चुनाव आयोग को भेजा था, जिसमें वीरा राणा के नाम पर सहमति बनी है। इसके बाद सरकार ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के पद पर वीरा राणा को नियुक्त करने का फैसला किया है। 1988 बैच की आईएएस अफसर वीरा राणा फिलहाल खेल और युवक कल्याण विभाग की जिम्मेदारी संभाल रही हैं, लेकिन अब 15 जिलों में होने वाले उपचुनाव पर भी वो काम करेंगी। यानी कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की निगरानी में 24 विधानसभा सीटों पर होने वाला उपचुनाव होगा। इसमें चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का पालन कराना होगा। लॉकडाउन के बाद उपचुनाव को लेकर कभी भी तारीखों का ऐलान हो सकता है। ऐसे में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की भूमिका अहम होगी। छत्तीसगढ़ के श्रम मंत्री शिव डहरिया ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि नोटबंदी की तरह ही लॉकडाउन कर दिया गया और उसके चलते मजदूरों की अब मौत हो रही है। शिव डहरिया ने कहा कि यदि पहले ही मजदूरों के लिए रेल चलाई जाती तो ये स्थिति नहीं होती। शिव डहरिया ने कहा कि 1,28,000 छत्तीसगढ़ के जो मजदूर हैं वो बाहर हैं और उनकी वापसी को लेकर ऑनलाइन पंजीयन की व्यवस्था कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि पंजीयन के बाद में जो है ट्रेनों के जरिए मजदूरों को छत्तीसगढ़ वापस लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि लगातार छत्तीसगढ़ सरकार ने ट्रेनों को लेकर रेलवे और केंद्र सरकार को लिख दिया है, लेकिन अभी तक के कौन सी ट्रेनें चलाई जाएंगी उसको लेकर नहीं जानकारी दी गई है और नहीं तिथि घोषित की गई है। उन्होंने कहा कि जो मजदूर बाहर हैं उनके सामने काफ़ी दिक्कतें हैं और ऐसे में जल्द से जल्द अनुमति देनी चाहिए। शिव डहरिया ने कहा कि पेपर मिल में जो लापरवाही है उसको लेकर भी जो नोटिस है वो जारी कर दिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि जब लॉकडाउन खुलेगा उसके बाद में जो उद्योग शुरू होंगे तो मजदूरों को लेकर जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग और तमाम से तरीके के जो नियम कायदे हैं उसका उपयोग हो, उसका जो है पालन किया जाए, उसको लेकर तमाम नज़रें रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि अभी भी जो उद्योग चल रहे हैं वहाँ पर भी लगातार नज़र रखी जा रही है कि कोशिश की जा रही है कि जो भी मजदूर वहाँ पर काम कर रहे हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, उन्हें पर्याप्त सुविधाएँ उपलब्ध कराया जाए और साथ ही जो भी नियम कायदे हैं उसका पालन किया जा रहा है या नहीं, इस पर नज़र रखी जा रही है। शिव डहरिया ने यह भी कहा कि उद्योग को लेकर जो स्थिति खराब है उस पर भी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। उन्होंने केंद्र सरकार को लेकर कहा कि ये नहीं समझ में आ रहा कि केंद्र सरकार जो है क्यों रेलवे यहाँ छत्तीसगढ़ के मजदूरों को के लिए ट्रेनों की तारीख बताने को लेकर इतनी देर कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि जब उनसे सवाल किया गया कि गुजरात से भी मजदूरों को लेकर जब ट्रेन आने वाली थी तो छत्तीसगढ़ सरकार की सहमति नहीं मिलने के कारण उसे कैंसिल करना पड़ा। शिव डहरिया ने कहा कि इसको लेकर दोनों राज्यों की सहमति लेना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि कोई भी राज्य बिना सहमति के सीधे जो मजदूरों को भेज देगा। प्रॉपर मॉनिटरिंग और जांच जो है वो की जाएगी और उन्होंने कहा कि जो केंद्र सरकार है वो यदि ये नहीं कर पाती है तो रेलवे के जरिए जो मजदूरों को भेजा जाएगा। उसके बाद ये भी व्यवस्था की जाएगी कि रायपुर तक वो आ जाए और रायपुर के बाद कैसे उनके गांव और ब्लॉक तक भेजना है इसकी भी व्यवस्था राज्य सरकार कर लेगी।